हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहिना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार एवं वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 जिसका नाम है प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीकें, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के 6 वीडियोस ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, आप देखिएगा जरूर उनको। जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने जाना था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में, व्यू रचनात्मक प्रबंध के बारे में हमने जाना था। व्यू रचनात्मक प्रबंध क्या होता है, उसकी लिमिटेशन क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हमने जानी थी। आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम जानेंगे अभ्यास प्रश्न। ठीक है, जो डिफरेंट क्वेश्चंस है ना आपके लेसन के पीछे, चैप्टर के पीछे जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में समझेंगे। तो आप कॉपी पेन लीजिए, स्टार्ट हो जाइए लिखने के लिए। थैंक यू। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति किस प्रकार की है। जो प्रबंध के सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट, उनका नेचर किस प्रकार का है। तो देखिए, प्रबंध के सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप से प्रयोग प्रत्येक संगठन, समाज व देश की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बेसिकली हम कहें कि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो वेरी करते हैं किसके ऊपर, संगठन के ऊपर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, समाज सोसाइटी के ऊपर, और देश की जो कंडीशंस हैं, परिस्थितियाँ हैं, उसके ऊपर वेरी करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करते हैं। और इनका जो निर्माण है वो लंबे शोध के द्वारा होता है। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया है। क्या समझ में आया बच्चों कि प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति कुछ इस प्रकार की है कि वो क्या होते हैं, वो व्यवहारिक रूप से प्रयोग पर, ठीक है, प्रत्येक संगठन, समाज व देश की जो परिस्थितियां हैं उस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सिद्धांत से अभिप्राय क्या है। हमें यहाँ पर बताना है प्रिंसिपल क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, किसी विषय के संदर्भ में, कोई भी सब्जेक्ट है उसके रिलेशन में, उसके संदर्भ में अगर हम क्या कर रहे हैं, जो पर्याप्त प्रमाण है उसके आधार पर हम तर्क वितर्क करेंगे। तर्क वितर्क करके हम किसी मत पर आएंगे, किसी विचार पर आएंगे, किसी तथ्य पर आएंगे, और ये जो तथ्य हैं इसे हम क्या बोल देंगे, सिद्धांत बोल देंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या हो गए, प्रिंसिपल वो तथ्य हैं जिनको तर्क वितर्क करके बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य द्वारा प्रबंध विचार के जनक कौन है। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं जो MBO टेक्निक थी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक थी, उसके जनक कौन है, उसको किसने स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसको स्टार्ट किया पीटर ड्रकर ने। ठीक है, पीटर ड्रकर ने MBO का स्टार्ट किया, MBO के जनक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपवाद द्वारा प्रबंध का मूल मंत्र क्या है। जो बेसिक प्रिंसिपल है MBE का, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो नंबर 5 के अंदर, MBE मतलब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी प्रबंधक हैं, जितने भी टॉप लेवल मैनेजर हैं, उनके समक्ष वही जानकारी देंगे जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, जिन्हें उनकी ज़रूरत होती है। अनावश्यक रूप से जो जानकारी है उनके प्रत्यक्ष नहीं रखेंगे, उनके सामने नहीं रखेंगे। समझ में आया MBE की मतलब। नेक्स्ट देखिए, प्रबंध के कौन से सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। मतलब आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल्स बताने हैं मैनेजमेंट के जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो याद है ना हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल, याद है ना। हाँ, वो सारे के सारे क्या है, सार्वभौमिक रूप से अप्लाई किए जा सकते हैं, सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए गए हैं। तो वो सारे के सारे जो 14 प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल थे हेनरी फ्योल के, वो सारे पढ़ेंगे। याद करो आप, याद आया कुछ। चलो मैं बताती हूँ, इसको एक बार सुन लीजिए। कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य को विभिन्न प्रकार से डिवाइड कर दिया जाएगा, अपने अधीनस्थों में बांट दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। ठीक है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक केंद्रीयकरण, संपर्क कड़ी, व्यवस्था, समता, ये सारे के सारे कौन से प्रिंसिपल हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जाते हैं। 14 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्यवस्था के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है। जो व्यवस्था है, जो हमने बताया था कि एक जगह चीज़ें होनी चाहिए, उसका मतलब क्या है और ये क्यों अप्लाई की जाती है, वो समझेंगे। तो देखिए, व्यवस्था का मतलब है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर में देखेंगे कि जो भी वस्तु है, ठीक है, किसी भी संगठन में कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए निश्चित स्थान होना चाहिए। ठीक है, पहले से ही डिसाइड कर लो कि ये वस्तु है, इसका ये
स्थान होगा, ये व्यक्ति है, इसको इस पोस्ट पे रखा जाएगा। और जो प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति है उसको अपने नियत स्थान पर होना चाहिए। पहले तो हम क्या करेंगे, उनकी प्लेस डिसाइड कर लेंगे, उनकी पोजीशन डिसाइड कर लेंगे किसी भी व्यक्ति या वस्तु की, और उसके बाद उन व्यक्ति या वस्तु को अपने नियत स्थान पर होना चाहिए। ये व्यवस्था का मूल मंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार की कौन सी दशा या स्थिति में व्यू रचना प्रबंध तकनीक को अपनाने पर बल दिया? क्यों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेवलपमेंट हुआ? कौन सी कंडीशन है मार्केट की जिसके कारण जो आपका व्यू रचनात्मक प्रबंध है उसका डेवलपमेंट हुआ, उसका आविष्कार हुआ या उसको अपनाने पर बल दिया गया? तो देखिए, बाजार की बढ़ती गलाघोट प्रतिस्पर्धा की स्थिति ने, बाजार में क्या है, अभी एट प्रेजेंट जो मार्केट है उसके अंदर कंपटीशन आ गया है। ठीक है, कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है, गलाघोट प्रतियोगिता हो गई है। और इस गलाघोट प्रतियोगिता के अंदर अपने बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए हमें क्या अपनाना पड़ेगा? हमें व्यू रचना प्रबंध तकनीक को अपनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में क्यों, मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों अप्लाई किया जाता है? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसलिए अप्लाई किया जाता है क्योंकि बाजार के अंदर जो मार्केट है उसके अंदर अभी गलाघोट प्रतियोगिता हो चुकी है। और इस गलाघोट प्रतियोगिता के अंदर किसी भी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है उसको अपने आप को रखने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? व्यू रचना प्रबंध तकनीक को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, उद्देश्य द्वारा प्रबंध क्या है? ठीक है, आपको एमबीओ की डेफिनेशन बतानी है। सिंपल एमबीओ क्या है? ऐसा प्रबंध जिसमें सारी की सारी जो प्रबंधकीय कार्य हैं वो किसके अनुसार किए जाते हैं? उद्देश्य के अनुसार किए जाते हैं। तो सिंपल समझिए, समस्त प्रबंधकीय कार्य जितने भी मैनेजरियल वर्क हैं उनको उद्देश्य उन्मुखी किया जाना ही उद्देश्य द्वारा प्रबंध है। बेसिकली वो सारे प्रबंधकीय कार्य किसके द्वारा किए जाना? उद्देश्य के द्वारा। मतलब पहले आप क्या करेंगे? उद्देश्य डिसाइड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? उन कार्यों को करेंगे। और इस तरीके से जो प्रक्रिया है, ये जो पूरी प्रक्रिया है उसे हम क्या बोल देंगे? एमबीओ बोल देंगे। ठीक है, ये एक ऐसा प्रबंध है जो कि सिर्फ और सिर्फ उपलब्धि तथा परिणामों पर बल देता है। ये एक ऐसा मैनेजमेंट है सिर्फ और सिर्फ किस पर बल देता है? ये उपलब्धि तथा परिणामों पर बल देता है। आपको रिजल्ट आना चाहिए, इस चीज पर ही वो क्या करता है? अपना बल देता है कि हाँ, दिस इज द मेन मोटिव ऑफ द बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यू रचना प्रबंध किसे कहते हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, देखो समझो, अर्थ बताना है हमें व्यू रचनात्मक प्रबंध का। तो देखिए, व्यू रचना प्रबंध का आशय संगठन के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप क्या करेंगे? पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो भावी दिशा है, जो फ्यूचर में जो डायरेक्शन लेनी है या किस डायरेक्शन में आपको निर्णय लेना है, उन सारी चीज़ों की प्लानिंग करना और उसको लागू करना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या व्यू रचना प्रबंध एक ऐसा प्रबंध है जिसके अंदर आप संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं? भावी दिशा में निर्णय ले रहे हैं, भावी दिशा की प्लानिंग कर रहे हैं और जो प्लानिंग करी है उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसे लागू करवा रहे हैं। और ये किसके अंदर आती हैं? सारी क्रियाएं किसके अंदर आती हैं? आपके व्यू रचनात्मक प्रबंध के अंदर आती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परस्पर हित संघर्ष। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? परस्पर हित संघर्ष की दशा में फेयोल ने किस हित को सर्वोपरि रखने का प्रयास किया है या सुझाव दिया है? बताइए। ठीक है, तो देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में दो हित होते हैं, एक तो होता है संगठन का हित, ठीक है, और एक होता है व्यक्तिगत हित। तो व्यक्तिगत हित और संगठन हित के अंदर अगर संघर्ष हो रहा है तो हम कौन से हित को सर्वोपरि रखेंगे, किस हित के ऊपर सर्वोपरि रखेंगे? तो देखिए, याद करिए, मैंने आपको बताया था 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल में, तो हमने बताया था अगर एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसके अंदर परस्पर हित संघर्ष की दशा है तो फेयोल के अनुसार आप क्या करेंगे? जो संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट है या ऑर्गेनाइजेशन के हितों को कर्मचारी विशेष के हितों की अपेक्षा प्राथमिकता पर बल दिया जाएगा। समझ में आया? इसके अंदर हम किस पर बल देंगे? ऑर्गेनाइजेशन के हितों पर बल देंगे। ठीक है, जो संगठन है उसके हित है उसके ऊपर हम अधिक बल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अधिकारों के भार अर्पण संबंधी निर्देशनात्मक सुझाव हेनरी फेयोल के कौन से सिद्धांत में निहित है? सिंपल आपको बताना है, यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थी ना,
याद है ना आपको 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, जो अधिकारों का भारापण होता है, वो सुझाव कौन से प्रिंसिपल में दिया था? तो याद करिए, मैंने आपको बताया था पद अधिकारी में संपर्क की कड़ी। ठीक है, जितने भी पद अधिकारी हैं उनके बीच में एक कड़ी होती है जिसके द्वारा संपर्क किया जा सकता है, और इस कड़ी के अनुसार ही क्या होता है, अधिकारों का भारापण किया जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी अधिकारियों के जो भारापण की एक श्रृंखला बनाई जाती है। जैसे मान के चलिए ये टॉप लेवल मैनेजर है, ये मिडिल लेवल मैनेजर है, ये लोअर लेवल मैनेजर है। तो ये टॉप लेवल मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजर से कांटेक्ट करेगा और मिडिल लेवल मैनेजर लोअर लेवल से। तो ये क्या बन गई, एक ऐसी सीधी श्रृंखला बन गई जो कि ऊपर से नीचे की ओर जाती है, और उसी के द्वारा जो प्रबंधक है वो अपने अधीनस्थों से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो और इसी तरीके से क्या किया जाता है, अधिकारों का भारापण किया जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पर हमने क्या बताया, जो अधिकारों के भारापण संबंधी निर्देशनात्मक सुझाव हेनरी फेयोल के पद अधिकारी में संपर्क की कड़ी सिद्धांत में निहित है। जो पद अधिकार की संपर्क कड़ी है ना, ये पद अधिकार है। ठीक है, पद अधिकारियों के संपर्क में कड़ी, ये समझ में आया, ये एक टाइप का कनेक्शन है, ये एक सीधी श्रृंखला होती है। और इसके अनुसार क्या होता है, जितने भी भार है, जितने भी अधिकार हैं, उनको अर्पण किया जाता है, उनको डेलीगेट किया जाता है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, है ना, एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हेनरी फेयोल के प्रसिद्ध पुस्तक अंग्रेजी संस्करण का प्रकाशन अमेरिका में कब हुआ? सबसे पहले तो जान ले हेनरी फेयोल की बुक का नाम क्या था। तो हेनरी फेयोल की प्रसिद्ध बुक का नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जर्नल। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है। अब इसका अंग्रेजी संस्करण कब हुआ था? 1929 में हुआ था। 1929 के अंदर जब इसका अंग्रेजी संस्करण हुआ था तो ये सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय देशों में थी, सिर्फ ये यूरोपियन जो देश थे, यूरोपियन कंट्रीज थे, जहाँ तक ये सीमित थी। उसके बाद इसका दोबारा प्रकाशन किया गया 1949 में, और उसके बाद ये अमेरिका में प्रकाशित हुई। तो आपका तो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में पूछा है ना, तो इसका आंसर लिख देंगे आप 1949। ठीक है बच्चों, और अगर और क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप ये आपको बता दिए 3 पॉइंट्स। फेयोल ने प्रबंध समस्या के शोध कार्य हेतु औद्योगिक संगठन की समस्त क्रियाओं को कौन कौन से 6 वर्गों में विभाजित किया है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो फेयोल है, उन्होंने जो भी प्रबंध के मैनेजमेंट की जो समस्या है उसके शोध कार्य हेतु क्या किया था, ऑर्गेनाइजेशन जो एक उद्योग है, उद्योग का जो संगठन है उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। उन 6 पार्ट को आपको बताना है कौन कौन सी वो क्रियाएं थी। तो देखिए, सबसे पहले है तकनीकी क्रियाएं। तकनीक मतलब टेक्निकल क्रियाएं हैं, उत्पादन से संबंधित क्रियाएं। ठीक है, उत्पादन प्रोडक्शन जिस तरीके से हो रहा है उससे संबंधित सारी क्रियाएं किस में आ जाएंगी, आपके तकनीकी क्रिया में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, वाणिज्यिक क्रियाएं। वाणिज्यिक मतलब क्या होता है, ठीक है, ऐसी क्रियाएं जो क्रय विक्रय एवं विनिमय से संबंधित क्रियाएं होती हैं। वो क्रियाएं जिसमें आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ठीक है, बाय कर रहे हो या विनिमय कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, उन संबंधी से वो सारी चीज़ें, जो ऐसी सारी क्रियाएं जो कि क्रय विक्रय एवं विनिमय से संबंधित है, वो सारी क्रियाएं किस में आ जाएंगी, वाणिज्यिक क्रियाओं में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, वित्तीय क्रियाएं। ठीक, वित्त मतलब क्या होता है, पैसा। ठीक है, पूंजी की प्राप्ति एवं उसके अधिकतम उपयोग से संबंधित क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जिससे आप क्या कर रहे हो, पूंजी की प्राप्ति कर रहे हो और जो पूंजी प्राप्त की गई है उसका अधिकतम उपयोग कर रहे हैं, और वो सारी क्रियाएं किसके अंदर आती हैं, वित्तीय क्रियाओं में आती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, सुरक्षात्मक क्रियाएं। सुरक्षात्मक मतलब ऐसी क्रियाएं जो कि सुरक्षा दे रही हैं, ठीक है, सिक्योरिटी दे रही हैं। अब ये सिक्योरिटी किसकी होगी, या तो संपत्ति की होगी या जो माल बन चुका है उससे रिलेटेड होंगी। तो वे सारी क्रियाएं जो कि सुरक्षा देती हैं संपत्ति एवं माल को, उसे हम क्या कह देंगे, सुरक्षात्मक क्रियाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, लेखांकन क्रियाएं। ठीक है, लेखांकन क्या होता है, अकाउंटिंग। तो ऐसी क्रियाएं जो कि स्टॉक मूल्यांकन, स्टॉक को मूल्यांकन करेंगी, जितना भी स्टॉक आपके पास अवेलेबल है उसको मूल्यांकन, उसको इवैल्यूएट करेंगी। आर्थिक चिट्ठा तैयार करना, ठीक है, और सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स वगैरह को बनाना। ऐसी क्रियाएं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्टॉक का मूल्यांकन करती है, आर्थिक चिट्ठाएं तैयार करती हैं, ये सारी क्रियाएं किस में आ जाएंगी, लेखांकन क्रियाओं में सम्मिलित हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, प्रबंधकीय क्रियाएं।
मतलब ऐसी सारी क्रियाएं जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन सी क्रियाएं थी, याद करिए बच्चों, भूल जाते हो आप लोग। नियोजन, है ना, प्लानिंग, संगठन, निर्देशन, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन एवं नियंत्रण क्रियाएं। ये सारी की सारी क्रियाएं किसके अंदर आएंगी, आपकी प्रबंधकीय क्रियाओं में, मैनेजरियल एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये 6 पार्ट्स थे जिसके अंदर एक उद्योग के जो 6 क्रियाएं हैं उनको डिवाइड किया गया। जितनी भी क्रियाएं थी उनको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जितनी भी क्रियाएं थी किसी उद्योग की उनको 6 पार्ट में डिवाइड किया, और ये हमने आपको 6 पार्ट बता दिए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए बच्चों, अपवाद द्वारा प्रबंध। ठीक है, MBE के प्रणेता कौन थे, तो कौन थे भाई, WF टेलर थे। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल है, WF टेलर। MBE को स्टार्ट किसने किया, WF टेलर। ठीक है, प्रणेता थे उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंधकों का ध्यान जटिल व आवश्यक मामलों पर केंद्रित हो। प्रबंधक हैं, जितने भी मैनेजर हैं, उनका जो ध्यान है केवल जटिल व आवश्यक मामलों पर केंद्रित हो, इसके लिए कौन सी प्रबंध तकनीक अपनाई जाए, याद करिए कौन सी थी, बताओ। तो इसके लिए होगा MBE। ठीक है, तो प्रबंधकों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ जटिल समस्याओं पर लगाया जाए, उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, MBE अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि प्रबंध की यह तकनीक उच्च प्रबंधकों के समक्ष केवल वही जानकारी प्रस्तुत करती है जिनकी उन्हें जरूरत होती है। विशिष्ट समस्या एवं परिस्थितियों के पैदा होते ही उनका ध्यान आकर्षित किया जाता है, उनका ध्यान लगाया जाता है। समझ में आया। तो बेसिकली MBE वो टेक्निक है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट जानकारी या विशेष परिस्थितियों के अंदर ही उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, संस्था, विभाग एवं व्यक्ति के उद्देश्यों। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटल और जो पर्सनल उद्देश्यों का संयुक्त रूप से निर्धारण कौन सी प्रबंध तकनीकी में होता है। तो यहाँ पर क्या सुन रहे हैं अपन, ध्यान से सुनिए, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट और जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको संयुक्त रूप से किस में निर्धारण किया जाता है, कौन सी तकनीक में निर्धारण किया जाता है। तो ये सब चीज़ें किस में डिसाइड की जाती है, MBO में। याद करिए, उद्देश्य द्वारा प्रबंध में होता है। ठीक है, तो सुन लीजिए एक बार, आंसर समझ लीजिए, लिखना क्या है हमें, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर क्या लिखेंगे वो भी समझ लीजिए। तो संस्था, विभाग, ठीक है, संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट या किसी पर्सन के उद्देश्यों का संयुक्त रूप से निर्धारण MBO में होता है, उद्देश्य द्वारा प्रबंध में होता है। क्योंकि इसके अनुसार, उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीकी के अनुसार, संगठन के जितने भी प्रत्येक स्तर पर, संगठन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अलग अलग स्टेप पर, जितने भी स्तरों पर संयुक्त रूप से उद्देश्य का निर्माण किया जाता है, उद्देश्यों को बनाया जाता है, उद्देश्य को डेवलप किया जाता है कि ये हमारा उद्देश्य है, और तथ्य दायित्व का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके डिफरेंट लेवल्स हैं, इन डिफरेंट लेवल्स पर क्या किया जाता है, इनका उद्देश्य निर्धारण किया जाता है, इनके दायित्व का निर्धारण किया जाता है, और ये सब डिसाइड करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इनके लिए जो प्रभावी कार्य है, मतलब जो कार्य करने होंगे, इन सारे दायित्वों को पूरा करने के लिए जो प्रभावी कार्य करने होंगे उसकी प्लानिंग करेंगे, उसका नियोजन करेंगे, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो कार्य निष्पादन करेंगे। पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए। अब ये ऑब्जेक्टिव पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग स्तर हैं, उन अलग अलग स्तरों के ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए, उनके उत्तरदायित्व डिसाइड किए गए, फिर हमने क्या किया, नियोजन किया, प्लानिंग करी, और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हमारा उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति के लिए हमने क्या किया, कार्य निष्पादित किया। कार्य निष्पादित करने के बाद हमने क्या किया, कार्य का मूल्यांकन किया, और कार्य का मूल्यांकन करने के बाद हम क्या देखेंगे, डेविएशन आया है या नहीं, हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हुई है या नहीं। तो ये जो एक व्यवस्थित तरीका है, पूरा आपने देखा ना, एक पूरा एक ऑर्डर के अंदर एक व्यवस्थित तरीका है, इस पूरे व्यवस्थित तरीके को हम क्या बोल देंगे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बोल देंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एक ऐसी तकनीक बताइए जिसके अंदर संस्था, विभाग एवं व्यक्तिगत रूप से उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है, तो ये किसके अंदर किया जाता है, MBO में किया जाता है, उद्देश्य द्वारा प्रबंध में किया जाता है। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक के कोई 2 लाभ बताइए। ठीक है, उद्देश्य द्वारा प्रबंध किया जा रहा है और उसके 2 लाभ बताने हैं आपको, तो हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, संस्था को लाभ, पहला पॉइंट है संस्था को लाभ कैसे होता है। एमबीओ से संस्था किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे लाभ होगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम एमबीओ अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, श्रेष्ठ प्रबंधन होगा। बहुत अच्छे तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ों की प्लानिंग हो चुकी है, पहले से ही उद्देश्य निर्धारित हो चुके हैं। तो देखिए, उद्देश्य अनुसार प्रबंध की प्रणाली से प्रबंधकीय कौशल एवं निष्पादन में सुधार होता है। जो प्रबंधकीय कौशल है या कार्य करने का जो तरीका है, निष्पादन है, उसमें सुधार होगा और इस प्रणाली को अपनाने से प्रबंध अपने संगठन में, जो प्रबंधक है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लक्ष्यों की प्राप्ति सही तरीके से कर पाते हैं। तो बेसिकली पहला पॉइंट आपको क्या समझ में आया कि श्रेष्ठ प्रबंधन हो पाएगा। ठीक है, अगर संस्था के अंदर एमबीओ अप्लाई होगा तो श्रेष्ठ प्रबंधन हो पाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, श्रेष्ठ नियोजन। पहले आपने क्या कर लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, अब उसकी आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, कार्य की प्लानिंग करेंगे कि इस ऑब्जेक्टिव को कैसे फुलफिल किया जाए, इस ऑब्जेक्टिव को कैसे निष्पादित किया जाए, और इसके लिए आप क्या करेंगे, बेहतर प्लानिंग करेंगे, श्रेष्ठ नियोजन करेंगे। तो देखिए, श्रेष्ठ नियोजन, उद्देश्य का यहाँ पर क्या हो गया, स्पष्ट निर्धारण हो गया, हमें क्लैरिटी हो गई कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्यों बना है। तो उसका ऑब्जेक्टिव जब आप डिसाइड हो जाता है और ऑब्जेक्टिव डिसाइड होने के बाद आप क्या कर पाएंगे, कार्य योजनाओं का निर्माण कर पाएंगे, उत्तरदायित्व का निर्धारण प्रभावी रूप से कर पाएंगे, जिससे नियोजन श्रेष्ठ रूप में हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 पॉइंट हुए संस्था के लाभों में। ठीक है, तो क्या हुआ, पहला पॉइंट श्रेष्ठ प्रबंधन और दूसरा हुआ श्रेष्ठ नियोजन। पहला हुआ श्रेष्ठ प्रबंधन मतलब बेस्ट मैनेजमेंट होगा और बेस्ट ही प्लानिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा, उच्च प्रबंधकों के लिए लाभ। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में एमबीओ अप्लाई किया जा रहा है तो जो मैनेजर है उसको क्या फ़ायदा होगा, जो हाई लेवल मैनेजर है उसको क्या फ़ायदा होगा, वो समझते हैं। तो देखिए, पहला, अधीनस्थों का मार्गदर्शन करने में आसानी होगी। जितने भी जो मैनेजर्स हैं वो क्या कर पाएंगे, अपने सबऑर्डिनेट को जल्दी से तरीके से मोटिवेट कर पाएंगे, फटाफट से मोटिवेट कर पाएंगे, क्योंकि पहले से उद्देश्य निर्धारित हो चुके हैं। जो अधीनस्थ है उनको भी पता है कि ये मेरा उद्देश्य है और इसकी मुझे प्राप्ति करनी है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो मैनेजर्स हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स हैं या मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, वो अपने अधीनस्थों को फटाफट से मोटिवेट कर पाएंगे, उनको अभिप्रेरित कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, अधीनस्थों के कार्यों का मूल्यांकन उचित आधार पर किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एमबीओ अप्लाई होता है ना, तो ऑलरेडी आपके पास आधार होगा, जिस आधार पर आप किसी भी कार्य का मूल्यांकन कर पाएंगे। समझ में आया, जो भी कार्य हो चुका है, कार्य जो निष्पादित हो चुका है ना बच्चों, उस निष्पादित कार्य को मूल्यांकन करने के लिए आपके पास आधार उपलब्ध होगा। ठीक है, तो अधीनस्थों के कार्य के मूल्यांकन का उचित आधार मिल जाता है, पहले से ही ऑब्जेक्टिव डिसाइड है। अब इस ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन किया जाता है कार्य जो कि निष्पादित किया गया है, और इस तरीके से जो मूल्यांकन है, जो अधीनस्थों के जो कार्य किए हैं, अधीनस्थों के द्वारा जो कार्य किया गया है ना, उसका मूल्यांकन सही तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर मूल्यांकन करने के लिए आधार भी उपलब्ध हो जाता है। तो ये तो थे श्रेष्ठ प्रबंधन, ये तो थे उच्च प्रबंधकों के लाभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वातावरण में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने एवं चुनौतियों का ठीक से सामना करने के लिए कौन सी प्रबंधकीय तकनीक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, समझो, ध्यान से सुना करो। देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, आंसर है ना वो क्वेश्चन में ही होता है, बस आप क्या करें कि क्वेश्चन समझें कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। तो देखिए, वातावरण में उपलब्ध अवसर, वातावरण में ऑलरेडी जो अवसर हैं, जो उपलब्ध अवसर है, और उन अवसरों को, वो उन अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठाना चाहते हैं, या चुनौतियां, जो परेशानियां हैं, ठीक है, जो चैलेंजेस हैं वातावरण में, उनको ठीक से सामना करने के लिए आप कौन सी टेक्निक को यूज़ करेंगे। तो बच्चों बताओ, कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे, याद है ना, व्यूह-रचनात्मक प्रबंध, यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो वातावरण में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए एवं चुनौतियों को ठीक तरीके से सामना करने के लिए हम कौन सा प्रबंध अप्लाई करेंगे, कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे, व्यूह रचनात्मक प्रबंध तकनीक का प्रयोग करेंगे।
ठीक है, ये एक ऐसी तकनीक है जो कि भविष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो भविष्य को देखते हुए की जाती है और इसके अंदर आप जितनी भी भावी घटनाएं, फ्यूचर में होने वाली घटनाएं हैं या अवसर हैं या चुनौतियों का अनुमान लगा सकते हैं और उसको अनुमान लगा के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके अनुसार कार्य का निष्पादन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो बच्चों आज हमने जाने क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम करेंगे लेसन नंबर 4 को। ठीक है, आज के लिए इतना ही।